ओके तो तो 16 जिन लोगों ने कर दिया ठीक है, तो वो अच्छा है। और जिन लोगों ने नहीं किया है, क्योंकि बहुत कम 3 लोगों ने भेजा है मुझे लगता है, बस 3-4 लोगों ने भेजा मुश्किल से। तो इसको तुम सॉल्व करना एंड देन जिन लोगों ने नहीं किया है वो भेजना कल शाम तक 16-17 दोनों का सॉल्यूशन। फिर कल शाम को दोनों डिस्कस करेंगे दोनों का डाउट। अभी 17 का कर लेते हैं। फर्स्ट क्या है, द इमेजिनरी पार्ट ऑफ द आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स। ओके, इसका मतलब क्या है? तो इमेजिनरी पार्ट किस तरह का नंबर का होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर का ना। यस। तो इसका मतलब ये हुआ कि तब तुम फाइंड करोगे इसकी आइगन वैल्यू तो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगी, और कॉम्प्लेक्स नंबर आएगी तो उसका रियल पार्ट में सॉरी इमेजिनरी पार्ट कलेक्ट करना है, लाइक ए प्लस आयोटा बी, तो बी कलेक्ट करना है। तो ठीक है, आइगन वैल्यू निकाल सकते हो इसका। देन चेक करना कौन सी आइगन वैल्यू है ना। मतलब अगर मान लो कोई रियल नंबर मिला, सपोज आइगन वैल्यू 2 है, तो इसकी इमेजिनरी पार्ट क्या होगी? 0। 0 ना, तो इस तरह से फाइंड कर पाओगे। ओके, सेकेंड है लेट यू वी, जो कि R4 का मेंबर है, एंड सो यू वी आर बोथ, ठीक है, वेक्टर दे रखा है तुम्हें R4 का। देन द इक्वेशन यू वी ट्रांसपोज एक्स इज इक्वल टू वी हैज, यू वी ट्रांसपोज निकालो क्या आएगा? तो ये ट्रांसपोज है ना, तो लाइक कॉलम है, एंड वी ट्रांसपोज लोगे तो वो रो मैट्रिक्स बन जाएगा ना। कॉलम को रो से करोगे तो व्हाट इज ऑर्डर ऑफ यू वी ट्रांसपोज? 4x4। ठीक है ना, तो यू वी ट्रांसपोज का ऑर्डर होगा 4+4, एंड देन 4+4 टाइम एक्स इज इक्वल टू वी, वी तुम्हें दे रखा है। पूछ रहा है इसके पास क्या होगा। तो तुम मैनुअली भी कर सकते हो, या मुझे लग रहा है कोई थ्योरम भी यूज हो सकता है यहाँ पे। ठीक है ना, तो क्योंकि यू तुम्हारा कॉलम है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पे बनेगा सर सिंपली। वो तो बनेगा, तो वो मैनुअली तुम जैसे करते हो उससे भी कर सकते हो, और डायरेक्टली रिजल्ट भी हो सकता है, बिकॉज वी जो है वो कॉमन है ना। तो एक मिनट, ओके तो ट्राई करना, इसको क्या करना, यू वी ट्रांसपोज निकालना पहले, वो 4+4 मैट्रिक्स आएगा, फिर वी के इक्वल रख के सॉल्व करना। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि कोई थ्योरम भी डायरेक्टली यूज होकर तुम्हें हो सकता है सॉल्व ना करना पड़े, बिकॉज वी इज इन द कॉलम स्पेस। तो राइट साइड वी है ना, वी लेफ्ट में भी है, तो हम यू वी ट्रांसपोज में क्या कर रहे हैं, यू, ठीक है ना, वी ट्रांसपोज तुम्हारा ये वही है ना, लीनियर कॉम्बिनेशन। ओके, तुम ऐसे ही मैनुअली सॉल्व करना, मैनुअल मतलब यू वी ट्रांसपोज निकालना, 4+4 मैट्रिक्स बनेगी, फिर जैसे सॉल्व करते हो वैसे ही करना। थर्ड में क्या है, यू एन एक तुम्हारा सीक्वेंस है 4-1/n, और इसकी पूरी पावर है -1n/n, जहाँ n एक नेचुरल नंबर है, एंड l जो है लिमिट है un का। ओके, सो विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? बताओ पहले un के लिमिट कैसे निकालोगे? तो बताओ, यू फर्स्ट नीड टू फाइंड द लिमिट ऑफ un, तो un की लिमिट कैसे फाइंड करेंगे? सो यूएन को ब्रेक कर सकते हैं एएन और बीएन में, जैसे एएन रेस टू बीएन, फिर दोनों को सॉल्व करके हो जाएगा। एन की लिमिट कहाँ जा रही है? तो एन अप की पावर bn अगर करेंगे तो एन की लिमिट है 4 और bn की लिमिट है 0, ये दोनों केस में 0 0 हो रहा होगा।
ओके तो डायरेक्टली भी लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। हम्म 1 पे लिमिट जाएगी तो 1 नॉट इक्वल्स टू 0 तो डाइवर्जेंट नहीं यूएन की लिमिट क्या आएगी? 1 हो जाएगी ना सर, कैसे? डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करने से। और पावर में तो वो हमेशा 0 पे ही जाएगा। ये 1/n 0 पे जाएगा तो 4⁻0 1। सो ये इस टाइप का है, an की पावर bn का टाइप का है, और an कन्वर्जेस टू 4, bn कन्वर्जेस टू 0. So L, तो you mean L should be D, L should be 1 and then मतलब D ऑप्शन करेक्ट है। की मैंने लगाया साथ में, की भी है मेरे पास, तो हम चेक कर सकते हैं। कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे? फोर्थ है ये? थर्ड फोर्थ दोनों का D है। ओके तो D हो गया, ठीक है 3 है D। सो क्योंकि ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं क्रिएट कर रहा ना, जैसे इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्या होता है, 1 की पावर इन्फिनिटी हो गई, या 0 की पावर 0 है ना, ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, 0 अपॉन 0, इस टाइप की चीज़ें हैं। तो ठीक है, तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्रिएट नहीं कर रहा है यूएन के लिमिट, सो दैट्स वाई यू कैन राइट डायरेक्टली 1 एंड देन तुम्हें रिजल्ट पता है ना थ्योरम कि इफ़ यूएन डज नॉट कन्वर्ज टू 0 देन समेशन यूएन विल बी डाइवर्जेंट, थ्योरम है ये, तो थ्योरम से डाइवर्जेंट हो गया। ओके ए एन बी एस सीक्वेंस डिफाइंड एज फॉलोज, A1 1 है, पहले टर्म 1 है, और an+1 जो है 7an+11/21, तो लाइक 7/21 an+11/21। So which of the following statement is true? क्या होगा? an is increasing sequence with which diverges, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए क्या करते हो? चलो A1 1 है तो A2 बताओ क्या आएगा? डिसाइड करो। 0.85 आ रहा है। तो वैल्यू इंक्रीज हो रही डिक्रीज हो रही है? (18/21) आया ना A2, तो 18/21 इज लेस देन 1 और व्हाट? Less than 1. फिर ऐसी सिमिलरली तुम आगे कर सकते हो। ये दूसरा तरीका एक और है कि तुम an+1 माइनस an कर लो, मतलब माइनस कर दो, देन तुम चेक करो कि वो क्वांटिटी पॉजिटिव आएगी नेगेटिव आएगी। टर्म तो कभी नेगेटिव आना नहीं है ना, मतलब सीक्वेंस के टर्म कभी नेगेटिव आएंगे क्या? नहीं आएंगे। तो an+1 माइनस an करो, अब उसको डिसाइड कर लो वो ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0। मान लो अगर लेस देन 0 आ गया सपोज, तो an+1 इज लेस देन an, तो इसका मतलब है डिक्रीजिंग सीक्वेंस है ना। तो A1 1 है, A2 तुम्हारा 18/21 आया जो कि लेस देन 1 है, तो वैल्यू घट रही है। तुम एक दो टर्म और चाहो तो चेक कर लो। ये तो हर टर्म के बारे में हो गया, अदरवाइज जनरल कंडीशन है कि an+1 माइनस an कर दो, और इन जनरल तुम सिंप्लीफाई करो, तो यू विल गेट, मतलब an+1 लेस देन इक्वल टू an आएगा तो डिक्रीजिंग हो जाएगा, ये डिक्रीजिंग ही होगा क्योंकि वैल्यू घट रही है। एंड ओके, अब तो ये हो गया डिक्रीजिंग के बारे में। अब लिमिट से कैसे निकालते हैं, तुम लोग कैसे जानते हो? हाउ डू यू फाइंड द लिमिट इन दिस केस? जब ये रिकर्सिव होता है, रिकर्सिव मीन्स सीक्वेंस में सीक्वेंस यूज हो रहा है ना, तो इस तरह कंडीशन को रिकर्सन बोलते हैं ना। सो रिकर्सिव इक्वेशन है ये। सो हाउ डू यू फाइंड द लिमिट इन दिस केस? an equals to n+1 पुट कर दें, मतलब l इज इक्वल टू, देखो Yes. n l पे जा रही है तो an+1 भी l पे जाएगी, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि l इज इक्वल टू 7l+11/21, l इज द लिमिट, ठीक है। तो l इज इक्वल टू 7l+11/21, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 21l इज इक्वल टू 7l+11, तो 21 माइनस 7 14l इज इक्वल टू 11, तो l बराबर 11/14, तो डी करेक्ट हो गया। डिक्रीजिंग है और लिमिट 11/14, मतलब an अगर l पे जा रही है तो n+1 भी l पे जाएगी। यू पुट इट एंड देन यूज इट। ओके
x कोई कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल है विथ पीडीएफ दिस, ठीक है। प्रोबेबिलिटी निकालना है, सो जस्ट इंटीग्रेट इट हाफ टू 2 में, तो हाफ टू 1 एक्स क्यूब यूज़ करना और 1 टू 2 3/x5 यूज़ करना, ठीक है। So let x be a random variable with MGF this. So क्या ये स्टैंडर्ड है? क्या होगा? 2 की पावर 216 किसका क्यूब है? 6 का, तो ये हो गया 5/6 प्लस 1/6 ET पावर Q प्लस P e raised to power T की पावर n। तो बाइनोमियल है विथ n की वैल्यू क्या होगी? 3, P की वैल्यू 1/6, ठीक है ना। सो यू ब्रेक इट, Q प्लस P e की पावर T होल पावर n, सो x इज बाइनोमियल 3, 1/6। प्रोबेबिलिटी x मोर देन 1 क्या होगा? तो निकाल लोगे अब, 1 माइनस कर लेना, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी। सिंपल है वो डायरेक्ट। हाँ, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 1, तो 0 और 1 पे तुम्हें बाइनोमियल लगाना है, इजी है। x भी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल विथ PMF, ठीक है। x कोई डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है और विथ PMF दिस दे रखा है। देयर आर 5 पॉइंट्स ऑफ x, k रियल कांस्टेंट है, तो k निकालने के लिए पहले तुम यूज़ कर लोगे डेफिनेशन ऑफ PMF, सम ओवर ऑल एक्साइज प्रोबेबिलिटी इज 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ x0 x1 x2 जो भी 5 वैल्यू मान लो x1 से x5 है, प्रोबेबिलिटी एट x1 प्लस प्रोबेबिलिटी एट x2 एंड अप टू प्रोबेबिलिटी एट x5 इक्वल टू 1, तो k आ जाएगा। x बराबर 0 निकालना, तो k निकालने के बाद 0 पे निकाल लो पुट करके। हाँ 8 let the random variable x have uniform distribution on interval this, तो यूनिफॉर्म इंटरवल ए बी पे है, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या होता है? 1/b माइनस ए, ठीक है। सो द रैंडम वेरिएबल एक्स हैव यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑन इंटरवल ए बी, तो 1/b माइनस ए कर लेंगे प्रोबेबिलिटी, एंड एक्स बिटवीन 1/6 to 1/2, देन प्रोबेबिलिटी cos x इज मोर देन sin x, यस। तो बताओ, तो मुझे ये बताओ कि 0 से 90 डिग्री में कब cos बड़ा होता है साइन से और कब साइन बड़ा होता है cos? क्वेश्चन समझ आया? किस एंगल पे, किस एंगल पे, मतलब रेंज क्या है जहाँ पे cos की वैल्यू साइन से लार्जर है और किस एंगल पे साइन की वैल्यू cos से लार्जर है? 0 to π/4 0 to π/4 में कौन सा लार्जर होता है? cos cos 0 1 होता है, यस। एंड π/4 से π/2 में sin। साइन। तो यहाँ देखो, यहाँ हमारा इंटरवल है 30 डिग्री से 90 डिग्री, सो 30 से 90, और हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है cos बड़ा है साइन से, तो cos लार्जर होता है साइन से 0 to 90 में, सॉरी 0 to 45 में, तो हमें लेना है 30 to 45, समझ आया? तो इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी x बिलोंग्स टू 5/6 to π/4, ये निकाल लेना है। तो इंटीग्रेट 5/6 to π/4, उसका जो PDF आया होगा, समझ आया ये सबको? इसको कैसे इंटरप्रेट किया? तो cos साइन का ऐसे डायरेक्टली कोई रोल नहीं है, इनडायरेक्ट बस ये तुम्हें हेल्प करेगा x का रेंज डिसाइड करने में। Let Xn be a sequence of IID random variables having common PDF this, okay। x बार दे रखा है, तो पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी x बार इज इक्वल टू 2 इक्वल्स, तो तुम्हारा जो PDF है वो कॉन्टिन्यूस है और वो है, मतलब कॉन्टिन्यूस है या डिस्क्रीट है? कॉन्टिन्यूस है, तो सीक्वेंस, जो सीक्वेंस और रैंडम वेरिएबल है दैट हैव द कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन, तो x बार का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? क्या आंसर होगा इसका? बहुत ट्रिवियल क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या होना चाहिए? सर 0 होगा ना? क्यों? सर ये कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है और सिंगल पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए। तो कॉन्टिन्यूस की एक थ्योरम है या रिजल्ट डायरेक्टली डेफिनेशन भी, कुछ बुक में डेफिनेशन भी लिखता है कि x इज ए कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल देन मास एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट इज इक्वल टू 0, तो प्रोबेबिलिटी कैपिटल X इज इक्वल टू स्मॉल x इज 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, ये होगा, ओके। तो आंसर इसका 0 होगा।
10th क्या है, x1 x2 x3 be a random sample from the distribution with PDF this, तो exponential 1 by theta है. तो which of the following estimator of theta has the smallest variance? तो each xi have variance mean theta and variance theta square. So mean theta है और variance क्या theta square होता है ना, तो तुम यूज कर सकते हो सिंपली. सैंपल है तो IID है तो इंडिपेंडेंट भी है. डायरेक्टली तुम यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ वेरिएंस यू कैन फाइंड. ठीक है ना. ओके एंड प्लेयर P1 tosses 4 fair points है ना, and player P2 tosses a fair die independently of P1. ठीक है. सो P1 ने 4 कॉइन टॉस किया, P2 एक फेयर डाई रोल किया इंडिपेंडेंटली ऑफ P1. The probability that the number of heads observed is more than the number of on the upper face of the die. तो number of heads observed, so मतलब P1 ने जो फेंका था 4 कॉइन, उनमें जो नंबर ऑफ हेड आया वो मोर है देन द नंबर ऑफ अपर फेसेस ऑफ द डाई. तो लाइक x मान लो नंबर ऑफ हेड्स, तो x की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है. मतलब P1 ने कॉइन को 4 बार टॉस किया. आई टेक कैपिटल X एज नंबर ऑफ हेड्स ऑब्टेन्ड बाय P1 है ना. तो x की वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x. Getting point, we are tossing a coin 4 times. तो नंबर ऑफ हेड्स की क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं. बाइनोमियल, हाँ बाइनोमियल पता है ना सब लोगों को. 1/2. हाँ तो ये 4,1/2 है, तो x की वैल्यू क्या हो सकती है 0 1 2 3 4 है ना. बाइनोमियल क्या होता है, x की वैल्यू 0 1 2 3 अप टू n तक होती है. सेम तो है कि P1 जो टॉस करा 4 कॉइन है तो बाइनोमियल 4,1/2 हो गया. P2 टॉस करा डाई, तो डाइस पे क्या एक्चुअली 1 आ सकता है 2 आ सकता है 3. यहाँ बोला नंबर ऑन द अपर फेस, x जो है नंबर ऑन द अपर फेस, तो यहाँ ये डिस्क्रीट होगा. डिस्क्रीट तो है ही P2 के लिए भी, और मतलब 1 पे प्रोबेबिलिटी 1/6, 2 पे 1/6, 3 पे 1/6 इस तरह से. तो पूछ रहा है क्या प्रोबेबिलिटी है कि x मोर देन y होगा. तो ठीक है, वो टोटल कॉम्बिनेशंस आई थिंक यू हैव टू सी, है ना. और यहाँ y यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर, मतलब यूनिफॉर्म डिस्क्रीट होगा ना. अगर मैं y जो बोल रहा हूँ नंबर ऑन द अपर फेस, तो y क्या होगा, डिस्क्रीट यूनिफॉर्म होगा 1/6 फॉर ईच 1 2 3 4 5 6. तो उसको यूज़ करके करो, और डिफरेंट कॉम्बिनेशन यू हैव टू सी क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं. और इंडिपेंडेंट भी है तो प्रोडक्ट में तुम ब्रेक कर सकते हो. ओके नाउ ट्राई करना, ठीक है. अभी कल 16 17 दोनों का डाउट करेंगे. लेट x1 x2 be IID continuous random variable with PDF this using Chebyshev inequality upper bound. तो Chebyshev तो पता ही तुम लोग को, उसको यूज़ करो ना. ऐसे ये डिस्ट्रीब्यूशन कोई स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन है क्या ये, आई मीन इफ यू वांट टू फाइंड क्या होगा बीटा 1 तो इसका मीन क्या आएगा m/m+n. तो यहाँ पे 2 2 4 1/2 1/2. So 1 आएगा मीन, x का मीन 1/2 आएगा. तो x1 प्लस x2 का मीन 1 आ गया, तो उसके तुम Chebyshev इनइक्वालिटी लगा सकते हो ना, है ना. तो x माइनस म्यू एंड देन यू कैन अप्लाई दैट लेस देन इक्वल टू k, सो ये मोर देन इक्वल टू, ठीक है ना. वो बहुत ईजी है, वेरिएंस ऑफ दैट x1 प्लस x2 अपॉन k स्क्वायर.
x1 x2 x3 with id discrete random variables with pmf this. तो ये होगा तुम्हारा ज्योमेट्रिक, है ना, q की पावर -1 p, k की वैल्यू 1 to n, y है x1 plus x2 plus x3, देन पूछ रहा है क्या, नेगेटिव बाइनोमियल निकालो। हाँ अच्छा, सम ऑफ ज्योमेट्रिक इज नेगेटिव बाइनोमियल एंड देन प्रोबेबिलिटी y मोर देन इक्वल टू 5, तो ये तुम फाइंड कर सकते हो y का डिस्ट्रीब्यूशन निकलने के बाद, तो 1 माइनस कर सकते हो तुम, है ना, तो y लेस देन इक्वल टू लेस देन 5 आ जाएगा, देन इसको भी कर सकते हो। ओके 14 है, let xy be the continuous random variable with joint pdf this. Okay, so let xy be continuous variable with joint pdf this हो गया, where c is positive real constant, then ex equals, तो पहले c निकालोगे pdf के डेफिनेशन से, और c निकलने के बाद ex का डेफिनेशन यूज करवा जाएगा, तो ज़्यादातर क्वेश्चन डेफिनेशन बेस्ड है। So let x and y be the continuous random variable with joint PDF. Okay, so let x and y be the continuous random variable with joint PDF this. Probability x plus y more than half. ठीक है, ग्राफ बनाया कर सकते हो ना, इसका सैंपल स्पेस क्या है, एक स्क्वायर है 0 1 0 1, तो वो जो सपोर्ट है, देन यू कैन ड्रॉ द ग्राफ एंड उससे कर सकते हो, इंटीग्रेट कर लो उसमें। Let x1 x2 xm y1 y2 yn be IID normal 0 1 random variable. Then n टाइम समेसन xi का होल स्क्वायर और m टाइम समेसन yj होल स्क्वायर। ओके, तो yj के बारे में तो बोल सकते हो, yj स्क्वायर, ईच yj स्क्वायर इज काई स्क्वायर 1, तो सम किया n पे तो काई स्क्वायर n, ऊपर वाले n को नीचे बुला लो, fmn क्या आएगा, fmn f डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ और समेसन xi का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा सर, ऊपर वाला 1 आएगा ना, f1n f1n। तुम चाहो तो वहाँ से x बार हो, x बार में कर लो, n से मल्टीप्लाई डिवाइड करके, n से अगर डिवाइड कर दोगे देन वो मल्टीप्लाई n स्क्वायर बाहर आएगा, है ना, मतलब n देन n स्क्वायर, देन तुम्हारा x बार हो जाएगा, x बार का स्क्वायर कन्वर्ट कर सकते हो उसको। तो क्या आंसर होगा जी, तुम कैलकुलेशन करके देखो, मैं ओरली कर रहा हूँ, यू कैन राइट ऑन पेपर। d ही होगा, d f1n, सबको ये लग रहा है डी आएगा, तो इसको सिंप्लीफाई करना इजी है, तुम एक्स बार में कन्वर्ट करो एंड देन वाई जे स्क्वायर का डिस्ट्रीब्यूशन यू नो, देन उसको सिंप्लीफाई करो। डायरेक्ट भी हो जाएगा ना सर, समेशन एक्स आई नॉर्मल का तो 0 n आ जाएगा अपॉन में n, फिर ऊपर 1 ही आएगा तो नीचे n आएगा। अच्छा सॉरी, यहाँ पर मैं समझ रहा हूँ, यहाँ प्रॉब्लम होता है, एक्स आई में समेशन का 1 से m तक है, ओके ओके, हाँ वो मैं एक्चुअली बाय मिस्टेक में उसको n समझ रहा था, ठीक है, हाँ बहुत ईजी है, ऐसे तो डायरेक्टली अभी कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, आई पे समेशन 1 to m है और j पे समेशन 1 to n है, तो ये ध्यान रखना। x and be a sequence of I random variable with PMF this, okay, डिस्क्रीट है, और x बार तुम्हें पता रखा है, तो प्रोबेबिलिटी x बार मोर देन स्मॉल m लेस देन कैपिटल M, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी इज 1, देन पॉसिबल वैल्यू ऑफ m एंड m आर। ओके, कैसे करोगे इसको, सर CLT लगा देंगे। ओके, तो x बार का मीन वही होगा जो एक्सरसाइज का होगा, ईच एक्सरसाइज का मीन निकालना आसान है, हाँ। और ये जो दिया है m to m दिया ना स्मॉल m, इसका पूरा प्रोबेबिलिटी 1 दिया है,
मतलब होल स्पेस। कर रहे हैं। एक्स यहाँ 4 है या 8 है ना, एक्सरसाइज में एक्स कैन टेक वैल्यू 4 और 8। तो एक्स बार का रेंज क्या होगा सो दैट प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगा। CLT अप्लाई करके फिर लोअर लिमिट n के टर्म में आएगी वो, अप्लाई कर देंगे। मिनिमम वाली माइनस इन्फिनिटी पे जानी चाहिए, जो m की जो टर्म आएगी वो लोअर लिमिट माइनस इन्फिनिटी पे जानी चाहिए और अपर वाली इन्फिनिटी पे जानी चाहिए। ये इसकी लिमिट 1 आएगी ना। m माइनस के टर्म्स में ना m आता n स्मॉल होता है, रिलेशन से ना वो m और m की कैपिटल M और स्मॉल m की वैल्यू मिल जाती है। तो सेंट्रल लिमिट थ्योरम यूज करोगे। ओके, तो एक तरीका है। ऐसे डायरेक्ट अगर फाइंड करना ठीक है, मतलब वो और भी तरीके हो सकते हैं ना, इफ यू थिंक यू कैन गेट मोर वेज। सर नहीं तो वैसे डायरेक्ट मतलब सोच सर सकते n हैं इंफिनिटी को जा रहा है सर। क्या बोल डायरेक्ट कैसे? CLT क्या ही होगा। मतलब मीन के अकॉर्डिंग सोच सकते, क्योंकि सर जो नॉर्मल टेबल में होती है ना 5 पॉइंट समथिंग के आगे वैल्यूज लो ना तो वो 0 इन्फिनिटी पे टेंड होती है। जैसे -5.5 से +5.5 मतलब 5 के आगे अगर वैल्यूज गई ना z नॉर्मल की तो वो वैल्यूज 0 के नियर ही होती है। तो ऐसे थिंक करके भी कर सकते हैं कि से ज्यादा ही होनी चाहिए, 5 से ज्यादा वैल्यूज होगी तो वो माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी पे टेंड करेगी। ओके ठीक है, तुम लोग सेंट्रल लिमिट थ्योरम यूज करके देखना, स्पेशली जिन लोगों को समझ आ गया ठीक है, नहीं समझ आया तो यू ट्राई हो सकता है। अदरवाइज डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूशन एक्स बार का फाइंड करना, ये डिस्क्रीट है so, थोड़ा सा डिफरेंट है, कॉन्टिन्यूस से डिफरेंट है ना। सभी IID है, ठीक है, उसको अप्लाई करके देखना सेंट्रल लिमिट थ्योरम। यहाँ तुम्हारे पास क्या है, x1 x2 x3 x4 दे रखा है with the observed value of a random sample of size 4 from a distribution with PDF this। अब मैं बोल रहा है ये कि MLE, तो MLE तुम लोग अच्छा थीटा स्क्वायर का पूछ रहा है, तो ठीक है, यू कैन यूज इनवेरियंस प्रॉपर्टी, पहले थीटा का निकाल लो देन थीटा स्क्वायर का निकाल लोगे, ठीक है ना। थीटा का पहले फाइंड करके देन यूज द ऑब्जर्व्ड वैल्यू, तो थीटा स्क्वायर का आ जाएगा। फिर x1 x2 x3 x4 be the observed value of a random sample of size 4 from distribution with PDF this। तो ये यूनिफॉर्म माइनस थीटा और थीटा है, सो देन द मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेट ऑफ थीटा इज, ठीक है। सो मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेट क्या होगा थीटा का, तो निकाल लोगे इससे, जो हमारा मेथड ऑफ मोमेंट्स के डेफिनेशन है उसे यूज करके। x1 x2 विद रैंडम सैंपल थीटा 0 थीटा, ओके डिस्ट्रीब्यूशन है, and then the for value of k for which the interval this 0 to x1 square plus x2 square upon k is 95% confidence interval of theta equals, मतलब probability that theta belongs to this interval is equal to 0.95। तो तुम्हें k की वैल्यू ढूंढना है ना, k की वैल्यू होगा जिसके लिए 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल है। तो x1 स्क्वायर एंड x2 स्क्वायर का डिस्ट्रीब्यूशन तुम फाइंड करना चाहोगे तो अगर थीटा से थोड़ा वो करना पड़ेगा ना, नॉर्मल 0 1 नहीं है ना, ये नॉर्मल 0 थीटा है। क्या होगा x1 स्क्वायर का डिस्ट्रीब्यूशन निकालेगा तुम, थीटा तुम्हें डिवाइड मतलब x1 अपॉन थीटा
विल हैव डिस्ट्रीब्यूशन व्हाट मीन 0 होगा, वेरिएंस इसका आएगा 1 थीटा स्क्वायर वेरिएंस 6 ये थीटा क्या है, वेरिएंस है या स्टैंडर्ड डेविएशन है, हाउ विल यू नो? यहाँ पे जो थीटा है ये क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन है या है ना? रोटेशन से तो तुम्हें चेक करना पड़ेगा ना इनका क्या मतलब है। तो देखो यहाँ पे ये इनका क्या है, वेरिएंस है, यूज किया तो और इसने ये नोटेशन यूज किया है, सो दे मीन वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। ओके तो सिंपली प्रोबेबिलिटी लेना एंड बिलोंग्स टू दिस इंटरवल, देन यू पुट 0.95 उससे क्या आ जाएगा। कॉन्फिडेंस इंटरवल का जो डेफिनेशन है उसको यूज करना है, कोई पाइवट टूवट की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली यू कैन डू। और भी तरीके हो सकते हैं, तो हो सकता है उससे करो। ओके ठीक है, तो मतलब डेफिनेशन यूज करके देखना, यू मे ट्राई अदर वे। So x1, x2, x3, x4 with a random sample from normal theta 1 sigma square distribution, and y1, y2, y3, y4 with a random sample from normal theta 2 comma sigma square distribution. So where theta 1 and theta 2 both are minus infinity, sigma more than 0. Further, suppose that the two random sample are independent. ठीक है, दो सैंपल तुम्हारे पास है साइज 4 का। For testing on the hypothesis h0 theta 1 is equal to theta 2 and दूसरा है theta 1 is more than theta 2, तो नॉर्मल पॉपुलेशन पे है। Suppose that the test phi reject h0 if and only if summation xi is more than summation yj is. The power of the test this at theta 1 की वैल्यू दे रखी है, theta 2 दे रखी है, सिग्मा स्क्वायर दे रखी है। ओके तो बट ये लेकिन क्या है, ये तुम्हारा सिंपल वर्सेस कंपोजिट हो गया ना, इसलिए दो सैंपल के बीच की बात कर रहा है ये। और तुम्हें रिजेक्टिंग एच नॉट एक कंडीशन दे रखा है ना, तो क्या होगा, पावर का फॉर्मूला यूज करो एंड एट द एंड यू कैन यूज द वैल्यू ऑफ थीटा 1 थीटा 2 एंड सिग्मा स्क्वायर। ओके तो पावर का डेफिनेशन यूज करना लेकिन पड़ता है। सर लाइक्लीहुड पे तो नहीं बनेगा? नहीं, क्योंकि सिंपल वर्सेस सिंपल नहीं है, सो तुम्हें टेस्ट एसेस तुम्हें निकालना नहीं है, तुम्हें दे रखा है, तुम्हें बस डेफिनेशन यूज करना है, तो पावर फाइंड करना है। तो ट्राई करना, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो सकता है, कोई बात नहीं, ट्राई करके देखना। ट्वेंटी टू है, लेट एक्स बी द रैंडम वेरिएबल हैविंग अ पीडीएफ एफ। देखो ऐसे क्या होता है, एक बार देख लेने से ठीक है, तुम्हारे पास माइंड में एक बार क्वेश्चन पूरा हम पढ़ लेते हैं, वरना क्या जैसे पहले मैं क्या करता था, तुम करके आओ फिर डाउट बताएंगे, तो बहुत सारे लोग करके ही नहीं आते थे। एटलीस्ट इस बहाने तुम भी पढ़ लेते हो और मैं भी पढ़ लेता हूँ सारे क्वेश्चन, तो दूसरी बार जब सॉल्व करते हो तो ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होती है। ठीक है, एटलीस्ट एक बार देख लेते हैं, तो ये अच्छा है। तो कुछ लोगों ने तुम में से कहा था कि लाइक एक बार ओरली सब देख लेंगे तो बेटर रहेगा, वरना क्या मैं बोलता हूँ सॉल्व करके आओ, फिर आधा लोग पेपर ही नहीं पता क्या था, क्योंकि सीधा क्लास में आ जाते हैं, तो एटलीस्ट बहाने क्वेश्चन तो गो थ्रू हो जाते हैं। So let x be a random variable having PDF if है, if not F1 होगा, if not दे रखा है, F1 दे रखा है। So for testing the null hypothesis H0 में F0 यूज करना है, H1 में F1 यूज करना है। तो पावर, और ये भी सिंपल है, पावर यूज करना, पावर का फॉर्मूला यूज करना हो जाएगा। 23 है, इंटीग्रेशन है। ओके आई थिंक चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन होगा। यस F01 टू R में फंक्शन है, FT डिफाइन किया इस तरीके से, तो F01 टू R डिफाइंड है, ये दूसरा डिफाइन कर दिया कैपिटल F, ठीक है जी, और स्मॉल f ऊपर डिफाइंड है, कैपिटल F नीचे डिफाइंड है, तो डबल डैश जीरो पूछ रहा है। तो एक तो मुझे लग रहा है कि लेबनिज रूल यूज होगा, डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन, दूसरा उसका डेरिवेटिव पे करना पड़ेगा। तो ये ट्राई करना, डेरिवेटिव पे है, डेरिवेटिव को डेफिनेशन पे एफ एक्स वाई टू वेरिएबल फंक्शन है, लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा फाइंड करना है, यू कैन डू डायरेक्टली।
ये इजी है। सी कोई रियल नंबर है, लेट द सीक्वेंस un बी डिफाइंड बाय दिस। ओके, देन द वैल्यू ऑफ सी फॉर विच द सीरीज कन्वर्जेस। ओके, तो सीरीज कन्वर्स करती है तो ये क्या गारंटी देता है कि un विल कन्वर्स टू 0, है ना। इफ सीरीज कन्वर्जेस मीन्स यस व्हाट, सर। un विल कन्वर्स टू 0, तो un 0 कन्वर्स कराओ, उससे कुछ रिजल्ट आ जाएगा। रूट टेस्ट यूज करेंगे। वो भी कर सकते हो, सीरीज कन्वर्स कर रही है तो un प्लस 1 अपॉन, अच्छा रूट टेस्ट un की पावर मान 1/n दैट विल कन्वर्स टू, दैट विल लेस देन 1, उससे भी कर सकते हो। ऊपर हो जाएगा e टू द पावर c, नीचे हो जाएगा 3। ओके ठीक है, हाँ तो मतलब है फिर लॉग कर लेंगे। रूट टेस्ट या रेशियो टेस्ट जो भी समझ आ रहा है उसको यूज़ कर सकते हैं। और सुटेबल अल्फा लिमिट दिस, ये लिमिट का क्वेश्चन है इजी, तो इसको अप्लाई करना में भी एल हॉपिटल यूज़ होगा। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म है। मतलब वो बाद में, ये भी तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का फॉर्म है, लेकिन अब वो सिंप्लीफाई करोगे तो 0/0 हो जाएगा, फिर एल हॉपिटल यूज़ हो सकता है। वही हो। 28 है, पी दे रखा है तुम्हें, इंटीग्रल दिस, ये क्लास 12th का क्वेश्चन है, मतलब ऐसे इंटीग्रल करते थे वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा चेंज कर दिया ना, x² और x³ कर दिया, तो थोड़ा तुम्हें उसको बैलेंस करके इंटीग्रेट करना है। सैंडविच थ्योरम। हाँ, सैंडविच पे लगा के यू हैव टू इंटीग्रेट इट। जैसे 8 माइनस x² कर दोगे तो वो हो जाएगा, फिर 8 माइनस 2x² कर दो तो उस तरह से आ जाएगा, दिख रहा है मतलब ऐसे, ठीक है ना। एक साइड में होगा 1/√8 माइनस x², अदर साइड होगा 1/√8 माइनस 2x², तो वो कैंसिल होकर उस तरह से आ जाएगा, टाइप से कुछ होगा, तो उसको ट्राई करना। सैंडविच एक्सक्यूज थ्योरम, लेट QAB be matrices of order n cross n with real entries such that Q is orthogonal। तो QAB मैट्रिसेस n क्रॉस n का जहाँ रियल एंट्रीज है, इस तरह से Q इज ऑर्थोगोनल। तो ऑर्थोगोनल क्या होता है डेफिनेशन, Q इंटू की ट्रांसपोज आई, यस सर। है ना, और A इन्वर्टिबल है, मतलब ट्रांसपोज मतलब डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा या इन्वर्स निकाल सकते हैं। सो देन द आइगन वैल्यू ऑफ Q ट्रांसपोज A इनवर्स BQ आर ऑलवेज द सेम एज दोज ऑफ दिस। ओके, आइगन वैल्यू किसके सेम रहेगा, तो तुम ये भी हटा सकते हो, किसके सेम नहीं रहेगा उसको बाहर कर दो, उससे भी हो जाएगा। लाइक इफ यू टेक द डिटर्मिनेंट, सपोज Q ऑर्थोगोनल है ना, Q इंटू Q ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट 1 हो जाएगा A इनवर्स B। यस, सो D में भी द ऑप्शन, मतलब मैं श्योर नहीं हूँ बट मैं सॉल्व करना पड़ेगा D। तो क्या लगता है जिसने सॉल्व किया पहले, जब जो पहले प्रिपेयर कर रखे हैं, तो वो उस पे बनेगा dx का होल स्क्वायर इंटू प्लस dy का होल स्क्वायर अंडर रूट में करके, देन तब कर्व निकालना था नहीं फॉर्मूला नहीं, y मैं 29 का आंसर तुम लोगों को क्या लगता है क्या होगा, तो देख लेते हैं अच्छा 29 का क्या दिया इसमें, D, ठीक है। तो मैंने क्या किया है इसमें, देखो एक तो सिंपल तरीका, अगर आइगन वैल्यू सेम रहेगा तो डिटर्मिनेंट दोनों मैट्रिक्स का सेम होगा, तो मैंने ये चेक किया है किसका डिटर्मिनेंट सेम इक्वल आएगा, डिटर्मिनेंट लगा दिया मैंने 29 में। सो Q ट्रांसपोज है ना, Q का डिटर्मिनेंट अलग अलग होकर वो आगे तुम्हारा आई कर देगा 1, तो A इनवर्स B, और A इनवर्स भी B इनवर्स का डिटर्मिनेंट सेम रहेगा, ठीक है। सिमिलर मैट्रिक्स है ना सर, सिमिलर मैट्रिक्स या है उससे भी कर सकते हैं, बट ये तो A ऐसे इनवर्स ट्रिक। B। हाँ A इनवर्स B सिमिलर होगा, तुम इसका डिटरमिनेंट निकालना है तो A इनवर्स B का से इक्वल टू होगा, मतलब इतना जो है Q ट्रांसपोज A इनवर्स B Q इक्वल टू A इनवर्स B होगा, और डिटरमिनेंट जब निकालेंगे तो A इनवर्स B का जो डिटरमिनेंट होगा वही B A इनवर्स का होगा, तो ठीक है। दूसरा तरीका एक थ्योरम भी है, लाइक A मैट्रिक्स इज सिमिलर टू B इफ देयर एग्जिस्ट मैट्रिक्स Q सच दैट Q ट्रांसपोज, एक्चुअली ऑर्थोगोनल में क्या होता है, Q ट्रांसपोज ही Q इनवर्स है,
तो एक डायरेक्टली थ्योरम है, आई थिंक उस थ्योरम का नाम है स्चूर और समथिंग, इस तरह का लिनियर में एक थ्योरम आता है SCHUR. तो that say that if two matrices are similar, then there exists a orthogonal matrix such that Q inverse A inverse B Q is this. तुम बाकी लोगों के साथ ही ले ना, कोई बात नहीं, अभी मैं नहीं लूंगा असाइनमेंट 8. तो देन द आइगन वैल्यू ऑफ Q ट्रांसपोज A इनवर्स B है ना, ये तो ठीक है, इसका D आएगा, मतलब तुम और भी डायरेक्ट थ्योरम भी है तो उसको यूज कर लिया मैंने, तुम पढ़ना. 30 है XT/YT विद द कर्व डिफाइंड बाय दिस. XT/YT ये पैरामीट्रिक फॉर्म बोलते हैं ना इसको हम, कि x and y आर इन पैरामीट्रिक फॉर्म, पैरामीटर यहाँ थीटा है. तो लेंथ ऑफ आर्क ऑफ दिस कर्व, तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला है, उसको यूज करो. फ्रॉम द ओरिजिन टू पॉइंट P ऑन द कर्व एट विच द लेंथ इज परपेंडिकुलर, तो लेंथ ऑफ कर्व का फॉर्मूला यूज करना है. So at which the tangent is perpendicular to x-axis, ठीक है. So tangent perpendicular to x-axis का मतलब ये है कि tangent का slope into perpendicular है ना, तो दो लाइन परपेंडिकुलर होने का क्या मतलब है, m1 into m2 is -1, इस तरह से, या कैन से dx/dy 0 हो जाएगा. ठीक है, dx/dt dy/dt निकालना, फिर वहां से dy/dx निकालना या dx/dy, फिर उससे कुछ रिजल्ट आएगा. पहले तो तुम देख लो कि लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या है, उसको उसमें हो सकता है डेरिवेटिव की जरूरत पड़े, ठीक है ना. तो dx/dt निकालेंगे, dy/dt निकाल के तो फिर डिवाइड कर देंगे, तो dy/dt मतलब dy/dx निकल जाएगा, फिर इसका फॉर्मूला लगा देंगे. वन क्वेश्चन है. V एक मैट्रिक्स है, मतलब V एक क्या होगा, RK में है, एलिमेंट इन RK है यार, हाँ, and V ट्रांसपोज V is non-zero, then P is the I-2 V ट्रांसपोज अपॉन V ट्रांसपोज V. तो ये हमने देखो, अब यहाँ इन जनरल क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो अपनी मर्जी से K फिक्स कर दो, क्योंकि जनरल है ना, हर K के लिए ट्रू होगा और हर V के लिए ट्रू होगा, तो अपनी मर्जी से एक K फिक्स कर दो, एक V सेलेक्ट कर लो, अब उसके लिए P फाइंड कर लो, एंड देन यू जस्ट चेक द ऑप्शंस. जो गलत है वो तो पक्का गलत हो गया, जो ट्रू होगा उसमें तुम्हें वो करना है, ठीक है ना. तो ये तुम पर्टिकुलर करे कर लेना. फिर से सर, हाँ, तो नहीं समझ में आया था. मैं बोल रहा हूँ ये क्वेश्चन इन जनरल है ना, V बिलोंग्स टू आर के, चलो K को मान लिया 2, ठीक है, K मैंने क्या लिया 2, तो V बिलोंग्स टू R² हो गया. अब V क्या है, R² का मेंबर, मतलब V कुछ इस तरह से होगा, टपल्स होगा, तो उसमें दो एलिमेंट होंगे, तो लाइक V यू कैन टेक 1, 2 इस तरह से. RK में है तो आई थिंक वी कैन टेक कॉलम्स, ठीक है ना. तो एक मिनट, क्या होगा, हाँ, तो जैसे V RK में ना कॉलम तो ले लो 1 2, V इज कॉलम वेक्टर 1 2 हो जाएगा, एंड बाकी पुट कर लो, उससे फिर चेक कर लो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो वो गलत हो गया, तो प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, इन जनरल क्वेश्चन है, तो इन पर्टिकुलर यू कैन डू दैट. an and bn be the sequence of real numbers such that an is increasing bn is decreasing, ठीक है, an increasing है bn decreasing है. Under which of the following conditions the sequence an plus bn is always convergent, ठीक है ना. तो क्या कंडीशन होगा, an इंक्रीजिंग बता रखा है, bn डिक्रीजिंग है, तो मतलब an and bn आर मोनोटोन सीक्वेंस. MSQ है. यस. क्या होगा ऑप्शन इसके, क्योंकि इसमें सोचने का तो कुछ मतलब है नहीं, डायरेक्टली यू कैन ट्राई. सो अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन सीक्वेंस an प्लस bn कन्वर्ज करेगी. सी ऑप्शन पे an बाउंडेड एबव है और bn बाउंडेड बिलो है, तो an इंक्रीजिंग है, बाउंडेड एबव, तो an कन्वर्जेंट है, bn कन्वर्जेंट, सम कन्वर्जेंट होगा. ओके, यस. और an एंड b, a भी बात वही है, बाउंडेड बोल दिया मतलब दोनों तरफ से बाउंडेड हो गया. अगर सिर्फ बाउंडेड बोला इसका क्या मतलब है, एबव एंड बिलो बोथ,
तो दोनों तरफ से हो गया तो भी काम सही है, तो सी और ए दोनों करेक्ट बात कह रहा है। डी भी नहीं। अब बी कह रहा है कि बाउंडेड एबव है, तो ए एन के बारे में बोल दिया, ए एन कन्वर्जन, बी एन के बारे में नहीं बताया ना, तो हाँ, बी एन के बारे में बताया ही नहीं इसने। अच्छा, डी बोल रहा है ए एन इन्फिनिटी पे जा रही है, तो अनबाउंडेड हो गया, बी एन माइनस बिट जा रही है, अनबाउंडेड हो गया, तो ए सी ही होना चाहिए ना, यस ठीक है। जीरो वन टू जीरो वन फंक्शन है, इस तरह से डिफाइंड है, स्मॉल एफ एक्स फॉलोइंग स्टेटमेंट। तीसरा क्वेश्चन तुमने किए होंगे, 1 1 ऑन 2 सर ने कराए होंगे, वन वेरिएबल का क्वेश्चन है। सो 1 1 ऑन 2 एंड कॉन्टिन्यूटी चेक करना रैशनल और इरेशनल पॉइंट पे। इफ नॉन नेगेटिव डिफरेंशिएबल फंक्शन है ए बी इंटरवल पे, सबसेट ऑफ आर है सच दैट एफ ए इज जीरो इफ बोथ आर जीरो, ठीक है। डिफरेंस नॉन नेगेटिव डिफरेंशिएबल फंक्शन है, एफ ए एफ बी दोनों जीरो है, देन एफ डैश एक्स इज लेस देन इक्वल टू 4, ये भी बता रखा है। Let L1 L2 be the straight line given by the equations y is equal to 4x minus a and y is minus 4x minus b respectively, तो L1 L2 दो लाइन है। Then which of the following statement is are true, क्या होगा? तो एफ ए एफ भी दोनों में फंक्शन जीरो है, इस तरह से है, और डेरिवेटिव लेस देन इक्वल टू 4 है एफ डैश एक्स। तो यहाँ से तुम अगर L1 में डिवाइड एक्स निकालोगे 4 आएगा, L2 में माइनस 4 आएगा, ओके। तो कर्व y of x will always lie below the lines L1 and L2, above line L1 and L2, okay. A to b fx dx is less than b minus a whole square. The point of intersection of the lines L1 L2 lie on the curve y is equal to fx. Yeah, so what will be condition? So तुम्हें इसको थोड़ा सोचना पड़ेगा तब। मतलब L1 L2 दोनों का स्लोप 4 है, मतलब L1 का स्लोप 4 है और L2 का स्लोप -4 है, ठीक है। कोई नहीं, इसको करके देखना, है ना, otherwise ask in next class. Next है EF be the two event and this PE plus PF more than equal to 1 है, ओके, और PE PF इंडिविजुअली 0 1 के बीच है, तो which of the following statement is are true? तो ठीक है, ये भी डेफिनेशन बेस्ड है, मतलब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ेगा। जैसे यहाँ CD में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट यूज़ होगा, एंड देयर यू कैन, सो यहाँ से ना पता चल जाएगा इजीली। जैसे मान लो E को उधर भेज दिया, तो PF इज़ मोर देन इक्वल टू 1 माइनस PE, तो PF इज़ मोर देन इक्वल टू PE कॉम्प्लीमेंट, तो ये A करेक्ट हो गया। इस तरीके से ही इस कंडीशन को तुम्हें यूज़ करना है, तो थोड़ा वर्कआउट करो इस पर ना, एक थोड़ा सा आगे पीछे ना टर्म्स को जो गिवन है उसको यूज़ करना है, देन यू हैव टू चेक फॉर द ऑप्शंस। कहाँ तक थे? 35 हो गया, 36। द CDF ऑफ रैंडम वेरिएबल दे रखा है, तो चलो फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो ठीक है, CDF से तुम निकाल सकते हो एक्सपेक्टेशन भी, प्रोबेबिलिटी भी। रैंडम वेरिएबल x टेक्स पॉजिटिव प्रोबेबिलिटी ओनली एट 2 पॉइंट। सो मतलब ये वो देखो, अब CDF देख के समझ आ रहा है कि ये डिस्क्रीट का होगा, है ना, क्योंकि इसमें कहीं x इन्वॉल्व नहीं है। लाइक जंप 0 पे है, कितने का जंप है? 4/9 का। 1 पे जंप कितने का है? 4/9 है, और 8/9 है, तो 4/9 का भी। और 2 पे जंप कितने का है? कितने का जंप है 2 पे? 1/9 का, है ना। सो 3 पॉइंट पे ये बोल रहा है कि रैंडम वेरिएबल एक्स टेक्स पॉजिटिव प्रोबेबिलिटी ओनली एट 2 पॉइंट। ये सही है कि गलत है ये ऑप्शन? ये ऑप्शन करेक्ट है या फॉल्स है? मतलब अभी मैंने बता दिया आंसर ऐसे ही।
अरे तुम लोग सुनाई दे रहा है कि नहीं? करेक्ट नहीं है सर, 3 पॉइंट पे आ रहा है ना, तो ये गलत हो गया ना ये वाला। है। ठीक है। नेक्स्ट है 37। नेक्स्ट टू बी द रैंडम सैंपल फ्रॉम अ डिस्ट्रीब्यूशन विथ PMF दिस which of the following are unbiased estimator of theta। तो अनवाइस तुम लोगों को पता ही है ना? हम्म। 38 है, let x1 x2 x3 with a random sample from a distribution with PDF this delta of x1 x2 डेल्टा एक फंक्शन है, ठीक है। तो फंक्शन जैसे डेल्टा इन टर्म्स ऑफ x1 x2 x3 होगा, एक एस्टिमेटर दिया इसने। सो डेल्टा x1 x2 x3 इज एन अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा, ठीक है। E ऑफ डेल्टा इज इक्वल टू थीटा हो गया। देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अटेन्ड एज अ वैल्यू ऑफ द डेल्टा एट थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, तो कौन सा पॉसिबल नहीं है ये बोलना चाह रहा है। तो क्या करोगे, E ऑफ डेल्टा इज थीटा, है ना, थीटा के वैल्यूज थीटा 1 दे रखा है तुम्हें एट द एंड। अच्छा, वेरिएंस ऑफ डेल्टा, तो बोल रहा हूँ डेल्टा जो है अनबायस्ड एस्टिमेटर है थीटा का, मतलब E ऑफ डेल्टा इज थीटा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अटेन्ड एज अ वैल्यू ऑफ द वेरिएंस ऑफ डेल्टा। तो वेरिएंस निकालने की कोशिश करो, तो कोई भी एक चाहो तो पहले अनबायस्ड एस्टिमेटर कंस्ट्रक्ट कर लो, देन उससे डिसाइड कर सकते हो। समझ आ रहे जी? सो डेल्टा तुम्हें एक्सप्लिसिटली निकाल मतलब कि x बार अगर हम अनबायस्ड एस्टिमेटर कंस्ट्रक्ट कर लिए तो इसका मीन हो जाएगा सीधे थीटा, और वेरिएंस हो जाएगा थीटा स्क्वायर बाई n, मतलब n इक्वल टू 3 रख देंगे अगर, ओके। तो थीटा इक्वल टू 1 रखेंगे तो 1/3 होगा। तो बोल रहा विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अटेन्ड एज द वैल्यू ऑफ थीटा, कौन नहीं कर सकता है। इससे तो पता नहीं चल रहा। ट्राई करना, मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट होगा, हो सकता है चारों ऑप्शन करेक्ट हो ना, कुछ भी हो सकता है। यू फर्स्ट ट्राई टू, है ना, अनबायस्ड एस्टिमेटर यूनिक नहीं होता ना, अनबायस्ड में भी मेनी, तो उसके हिसाब से अनबायस्ड एस्टिमेटर इज नॉट यूनिक। सो अगर थीटा जब तुम एंड में 1 रखोगे, सो ओके, तो 3 ही सैंपल है ना, तो एक तो आ सकता है, एक ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 3 से ज़्यादा नहीं ले सकते। तो जब एक लेंगे तो हमारे पास आएगा थीटा इक्वल टू 1, तो 1 आएगा जो कि इसमें है ही नहीं। 2 लेंगे तो 0.5 आएगा 1/2, और 0.3 आएगा जब 0.33 आएगा जब 3 लेंगे तो, और ये 0.2 और 0.1 का भी चांस नहीं दिख रहा। नहीं कोई और भी अप्रोच होगा, सो ट्राई करना। ठीक है ना, उसको कंस्ट्रक्ट करना 38 में। तो डेल्टा अनबायस्ड है और वेरिएंस को सीखना है। 39 है x1 x2 xn विद अ रैंडम सैंपल फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन विथ PDF टेस्ट। ओके, तो x बार तुम्हें दे रखा है पूरा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टैटिस्टिक्स इज आर सफिशिएंट बट नॉट कंप्लीट। ओके, तो इसमें एक पैरामीटर है, कौन सा सफिशिएंट है बट कंप्लीट नहीं है। डी सर, डी और सी दोनों चेक करना पड़ेगा क्योंकि दो डी में सैंपल 2 से स्टार्ट हुआ है समेशन, तो सो कंप्लीटनेस का डेफिनेशन यू कैन यूज, और अदरवाइज कभी भी 2 स्टैटिस्टिक एक साथ कंप्लीट नहीं हो सकता। उसका तुम्हें देखना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं। अच्छा, पहले सफिशिएंसी चेक करना, पहले सफिशिएंसी ये चेक करना कौन सा सफिशिएंट नहीं, उसको एलिमिनेट कर लेना, फिर बाकी जो सफिशिएंट है उसको यूज़ करके फिर कंप्लीटनेस चेक करना।
तो कंप्लीटनेस के लिए रिजल्ट भी है, नहीं तो हो सकता है जॉइंटली भी हो सकता है, क्योंकि वो डिपेंड करेगा। सो वो तुम जो थ्योरम था ना एक्सपोनेंशियल फैमिली वाला, उस पर भी ट्राई कर सकते हो। और सफिशिएंट के लिए तो फैक्टराइजेशन थ्योरम है तुम्हारे पास, पहले तो उसको एलिमिनेट कर लेना। यस सर, चेक करेंगे। सफिशिएंट बट नॉट कंप्लीट। सफिशिएंट में फिर तुम्हें उसका इनवेरिएंस प्रॉपर्टी भी देख सकते हो, तो उससे ओके देखना, क्योंकि मेरे पास तो टाइम अभी कम है, तो मैं लिखना नहीं चाहता हूँ मैं, क्योंकि 1 बजे दूसरी क्लास है। तो यस सर, ट्राई करेंगे हम लोग उसके बाद। बस एक बार क्वेश्चन से गो थ्रू हो जाते हैं, तो एटलीस्ट तुम्हारे माइंड में रहेगा क्वेश्चन। सो x1 x2 x3 x4 be the random sample from normal θ1 distribution where theta is this real number है। Suppose the null hypothesis h0 जो कि है theta is equal to 1 is to be tested against the hypothesis h1 जो कि theta less than 1 है। तो simple versus composite हो गया। Level of significance 0.05 है। For what observed value of summation xi I from 1 to 4 uniformly most powerful test would reject h0। तो तुम्हें क्या फाइंड करना है यहाँ पे एक्चुअली? ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ समेशन एक्स आई फ्रॉम 1 to 4। सो उसका कुछ एक्चुअली जब जो तुम्हारा वो है ना टेस्ट स्टैटिस्टिक्स लाइक रिजेक्ट एच नॉट इफ कुछ कंडीशन आएगा, लाइक समेशन एक्स आई मोर देन 4, इस टाइप से सब कुछ ऐसा आ जाएगा, या मोर देन 0 पॉइंट समथिंग, तो उससे ये एलिमिनेट कर पाओगे। ठीक है, अल्फा को यूज़ करके पहले वो कंडीशन निकाल लो, रिजेक्टिंग एच नॉट क्या कंडीशन है, और उसको यूज़ करके देन यू कैन एलिमिनेट द ऑप्शन, तो उससे पता चल जाएगा क्या पॉसिबल है। (41) है लेट द रैंडम वेरिएबल एक्स हैव यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑन इंटरवल 0 1। तो -2 log x, इसका क्या है, कोई रिजल्ट है? का स्क्वायर 2 तो एक्सपेक्टेशन तुमने ये देखा था -2 log x विल हैव एक्सपोनेंशियल 1/2 है ना, माइनस log x विल हैव एक्सपोनेंशियल 1 -2 पे है ना, का स्क्वायर 2 आ गया। एंड का स्क्वायर 2 का मीन क्या होता है? 2 आ गया। y है इसमें सीएलपी यूज करेंगे। log बेस 10 है, इसके पास नॉर्मल है, ठीक है ना, y के पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है ना। एक्चुअली आगे तुम्हें टर्म नहीं सुना होगा, आगे जाके एक टर्म आता है लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो x का लॉग एक्स फॉलो डिस्ट्रीब्यूशन, करेगा। तो log x का डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है, तो x को बोलते हैं हम लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, जो कि आगे टर्म आएगा हायर क्लास में। सो दिस डिस्ट्रीब्यूशन विथ mgf दे रखा है, तो ई बराबर म्यू टी प्लस सिग्मा स्क्वायर हाफ सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर ना, तो उससे तुम्हें मीन वेरिएंस मिल जाएगा y का, देन x लेस देन 1000। ठीक है, इसको सिंपली तुम कर सकते हो ट्रांसफॉर्मेशन से भी, मैंने y का डिस्ट्रीब्यूशन पता है, तो y को यूज करके ये कर देगा। एकदम सीधे लॉग लगा लो दोनों तरफ लॉग लगा लो, तो इसलिए दिख जाएगा, जो अप्लाई लॉग बोथ साइड y के टर्म में आ जाएगा। 43 है x1 x2 x3 x4 x5 with the independent random variable with xi x1 normal 208 and x2 104,8, x3 normal 108,15, x4 है normal 120,15, x5 है नॉर्मल 210 15 एंड सो ऑन। तो इस तरह से 5 डिस्ट्रीब्यूशन है, नॉर्मल है तुम्हारे पास। u है x1 x2 का एवरेज, v है x3 x4 x5 का एवरेज या मीन, कहता है तो सैंपल मीन ना। क्या प्रोबेबिलिटी है u मोर देन v होगा? ओके, तो uv का डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लो, देन यू कैन ट्राई। तो ठीक है ना, uv का डिस्ट्रीब्यूशन इजीली फाइंड कर लोगे, नॉर्मल ही होगा। वी नो दैट द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ नॉर्मल रैंडम वेरिएबल इज नॉर्मल इटसेल्फ। तो uv का डिस्ट्रीब्यूशन निकाल के देन यू फाइंड द प्रोबेबिलिटी, काफी क्लिक कर सकते हो। एक्स वाई डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल विद जॉइंट पीएम ऑफ दिस, तो एक y बराबर डेफिनेशन यूज करना है इसका सीधा, एक्स वाई विद कंटिन्यूअस वेरिएबल continuous random variable with joint PDF this, so 9 टाइम कोवेरिएंस xy। ठीक है, ये भी इजी है, कोवेरिएंस का डेफिनेशन यूज करो एंड देन करो x1 x2 x3 y1 y2 y3 y4 with IID नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर।
रैंडम वेरिएबल x बार एंड y बार पता है, सो इफ k √15/7 इंटू एक्स, तो जो भी स्टैटिस्टिक इसको कहीं ना कहीं फिट करना, तो क्या बोल रहा है, हैज़ t और इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम v है, तो देन v नहीं, इसको म्यू क्या बोलते हैं, इसको एक नया न्यू नाम है, इसका नाम क्या है, चलो v बोल देता हूँ मैं, तो टी वी डिस्ट्रीब्यूशन है, सो v माइनस के इक्वल्स, तो पहले तो उसको फिट करो उस पर, है ना, एक्स बार माइनस वाई बार माइनस म्यू अपॉन इसका स्टैंडर्ड डेविएशन, सो ऐसा कुछ आ जाएगा, नॉर्मल 0 1 अपॉन काई स्क्वायर समथिंग अपॉन समथिंग, तो उससे डिग्री मिल जाएगा तुम्हें, तो फॉर्मूले फिट करो ना, नॉर्मल 0 1 अपॉन रूट अंडर काई स्क्वायर एन अपॉन एन, दैट इज टी एन, तो वो उससे हो जाएगा। के यहाँ पे कांस्टेंट है, जो बचेगा वो रहेगा, और डिग्री ऑफ फ्रीडम डिस्ट्रीब्यूशन से आ जाएगा, फिर उसको यूज करना है। एफ 0π/2 r डिफाइन है इस तरह से, सो लेट एफ हैव अ लोकल मिनिमम एट दिस, ठीक है, ये वन वेरिएबल फंक्शन है, मैक्सिमम मिनिमम यूज करो। एरिया बाउंडेड कर्व, तो ये भी 12th क्लास लेवल का क्वेश्चन है, एरिया निकालना 48 49 J1 से 5 में PJ be the matrix of 5 × 5 obtained by replacing jth column of the identity matrix of order 5 × 5 with the column vector this, okay, तो P1 होगा, पहला कॉलम हटा के ये वाला रखो V, P2 होगा, दूसरा कॉलम हटा के आइडेंटिटी का ये पुट करो, P3 होगा, आइडेंटिटी का तीसरा कॉलम हटा के ये रखना है, सो ऑन, तो बोल रहा है देन द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस, ट्राई करो इसको, इजी है, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, डिटर्मिनेंट है तो अलग अलग भी तुम कर सकते हो, डिटर्मिनेंट P1 डिटर्मिनेंट P2 डिटर्मिनेंट P3 है ना, डिटर्मिनेंट कैन बी डिटर्मिनेंट ऑफ प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट यू कैन राइट, यूएन सीक्वेंस है, ठीक है। अच्छा, समेशन क्या होगा, तो ये सम ऑफ सीरीज पूछ लिया तुमसे, ठीक है, ट्राई करो इसको कन्वर्ट करने का ना, यू मे ट्राई टू फिट इट ऑन, क्या टेलीस्कोपिक बना सकते हो अगर हो सकता है तो, नहीं तो और तरीका तुम्हारे पास और टेक्निक्स होंगे, हाउ टू फाइंड सम ऑफ द सीरीज, है ना, यू मे ट्राई टू कन्वर्ट ऑन टेलीस्कोपिक और समथिंग, और नहीं तो जो भी तरीका तुम्हारे पास है सम निकालने का, यू ट्राई दैट। 51 यूनिट वेक्टर v है, कॉलम वेक्टर v1 v2 v3, ए भी बराबर 0 है, ओके, वेयर a इज दिस, ए भी बराबर 0 है, इसके पास मतलब क्या होगा, तो तुम्हें एक रिलेशन मिल जाएगा ना इससे, तो पूछ रहा है देन द वैल्यू ऑफ √6 टाइम मॉड v1 प्लस मॉड v2 प्लस मॉड v3 इक्वल्स, ओके, ठीक है, 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल है, शायद तुम एक्सप्लिसिटली भी फाइंड कर सकते हो v1 v2 v3, या थोड़ा सा नहीं फाइंड करो तब भी शायद आ जाएगा, सो यू मे थिंक ऑफ, ठीक है, तो ये सब कैलकुलेशन टाइप का है। 52 है, CDF दे रखा है, नहीं हाँ, ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन नहीं है ना, सो लाइक इट इज़ अ नॉर्मल फंक्शन, fx एक फंक्शन दे दिया है, तो द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ दिस इंटरवल, तो नंबर ऑफ रूट्स निकालना है, तो यू नो f' निकालो, 0 पुट करो, लाइक यू कैन ट्राई, रफली ग्राफ बना के भी तो चेक कर सकते हो, या f' निकालो, देन नेचर पता करो उसका, कहाँ इंक्रीजिंग कहाँ डिक्रीजिंग, ऐसे कटेगा, सो ट्राई यूजिंग ग्राफ, और ये देखो क्लोज इंटरवल दिया है, तो ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम की बात कर रहा है, सॉरी नहीं, ओपन इंटरवल है, तो क्रिटिकल पॉइंट इसके बीच का ही होना चाहिए ना, नंबर ऑफ रूट्स इन द इंटरवल, अच्छा इनसाइड दिस बात कर रहा है, नंबर ऑफ रूट्स पूछना इनसाइड दैट इंटरवल, तो 0 to 4 के बीच में कितनी बार वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, और टेंजेंट इज ड्रॉन ऑन द कर्व दिस y बराबर 1/3 √x³ है, इसका मतलब हो गया क्या, मॉड x, जो ऊपर वाला था उसमें f' निकाल के मिनिमम मैक्सिमम चेक कर लेंगे और फिर देखेंगे ना नंबर ऑफ रूट्स कितने हैं, हाँ मतलब f' निकालो, 0 पुट करो, तो उससे तुम्हें क्रिटिकल पॉइंट्स मिल जाएगा, क्रिटिकल पॉइंट मिल जाएगा, अब ओपन इंटरवल तो एंड पॉइंट नहीं लेना, मतलब क्रिटिकल पॉइंट मिल गया, फिर हमें देखना है वैल्यूज कैसे वैरी करे, ग्राफ का नेचर कैसा है, कहाँ इंक्रीजिंग कहाँ डिक्रीजिंग है, तो तुम उससे चेक कर सकते हो, तो जैसे मान लो किस पॉइंट पे वैल्यू क्या है, सो पता चलेगा ना कि अगर पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया, किसी पॉइंट पे वैल्यू नेगेटिव थी बाद में पॉजिटिव हो गई, तो कहीं ना कहीं वो कट किया होगा एक्स को, उसके अकॉर्डिंग तुम्हें
डिसाइड करना है। मतलब तुम थ्योरम भी यूज़ कर सकते हो, जैसे इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम है, या रफली ग्राफ ड्रॉ करके यू कैन डिसाइड। ओके सर। Our tangent is drawn on the curve this at the point this, okay, which meets the x-axis at Q। एक कर्व है, तुमने किसी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ किया और वो मीट करता है x-axis को Q पे, ओके, मतलब P कहीं है, वो x को कट किया Q पे। Then the length of closed curve OQPO, okay, OQ है ना, and P उधर था PO, और O is origin is, ठीक है। तो इसको ट्राई करना। टेंजेंट तो बता रखा है कि टेंजेंट ड्रॉ किया उस पॉइंट पे, मीट कर रहा है एक्स-एक्सिस पे, तो मतलब कहीं ना कहीं पी क्यू एक लाइन है ना। सो पी क्यू विल बी अ लाइन एंड उसका लेंथ निकाल सकते हो। पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है, क्यू का भी पता कर सकते हो तुम टेंजेंट की इक्वेशन निकालने के बाद। इफ यू वांट आ जाएगा, ओरिजिन से पी का डिस्टेंस इजीली आ जाएगा, ठीक है ना। ओरिजिन से क्यू, पी क्यू लाइन है, तो ओरिजिन से क्यू का डिस्टेंस, फिर ओ पी से क्यू का डिस्टेंस, फिर पी से ओ का डिस्टेंस, ठीक है ना। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हो सकता है यूज़ करना हो तो पेन पेपर से ट्राई करना। वॉल्यूम ऑफ द रीजन, तो वॉल्यूम फाइंड करना है, फॉर्मूला यूज़ करो वॉल्यूम का, डी जेड डी वाई डी एक्स वाला, उसके हिसाब से तुम वो देख लेना रीजन, है ना। जेड मोर देन 0 एंड लेस देन यहाँ से आ जाएगा, फिर जेड की लिमिट, फिर वाई की लिमिट, फिर एक्स की लिमिट, उस तरह से। एक्स भी कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल विथ PDF दिस कॉन्टिन्यूस है। सो और ये PDF है, तुम के तुम निकाल सकते हो PDF के डेफिनेशन से। देन पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी 1 to 5, तो पहले के निकालना PDF के डेफिनेशन से एंड देन यू फाइंड दिस प्रोबेबिलिटी। x1 x2 x3 with the independent random variable with common PDF, okay, y is the first order statistics, py जो है म्यू है, तो तुम्हें पता है कि लाइक यू कैन फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स एंड देन उसका मीन भी निकाल सकते हो। वेरिएंस y का सिग्मा स्क्वायर है, तो पूछ रहा है क्या प्रोबेबिलिटी है कि y जो होगा वो मोर देन होगा म्यू y प्लस सिग्मा y। तो एक तो लॉन्ग वे है कि लाइक यू वांट टू फाइंड मीन वेरिएंस ऑल दैट। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, y माइनस म्यू इज मोर देन सिग्मा y। ओके, एक तो वो तरीका है। और कोई थ्योरम यूज होगा क्या यहाँ पे? तो ट्राई करना है, एक तरीका वो है लॉन्ग वे है, लाइक एक उससे करना है। दूसरा अब आगे, तो इसको ट्राई करना, ठीक है, सॉल्व करके पूरा। 57xy विद अ कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल विद जॉइंट PDF दिस। तो पूछ रहा है एक्सपेक्टेशन ऑफ x गिवन y बराबर 1, तो ठीक है, कंडीशनल एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला यूज करो। है एक्स वाई विद अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल विथ y की वैल्यू 0 1 हो सकती है और दोनों प्रोबेबिलिटी जो है 1 है। इसका क्या मतलब हुआ, मतलब y का डिस्ट्रीब्यूशन y बिलोंग्स टू 0 1 इज इक्वल टू 1। सो उस नोटेशन का क्या मतलब हुआ, y बिलोंग्स टू 0 1, मतलब y की वैल्यू 0 या 1 है, दोनों पे सम, मतलब सपोर्ट इज 0 1, ओके, एल्स अदरवाइज 0 होगा प्रोबेबिलिटी कोई और पॉइंट पे, ठीक है। एक मिनट, हेलो, अभी 5 मिनट में फ़ोन करता हूँ मैं आपको। सो एक्स वाई विद डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल ना, ठीक है। सो एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पता है तुम्हें, यहाँ कंडीशनल पता है जिसको यूज़ करके, ठीक है, मतलब बहुत सारे इक्वेशंस हैं, मतलब रिजल्ट्स हैं, उसको यूज़ करना फॉर्मूला कंडीशनल यहाँ प्रोबेबिलिटी का एंड देन यू कैन फाइंड। और ये y भी डिस्क्रीट ही होगा, है ना, ऐसा बता रखा है, इसका मतलब डिस्क्रीट ही है। ये देखो कर्ली ब्रैकेट है, सेट है, सो y डिस्क्रीट है और x भी डिस्क्रीट ही है, तो यूज़ द फॉर्मूला ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। 9 है x1 x2 x100 विद IID रैंडम वेरिएबल विथ मीन
ex1 is 0, ex1 square is sigma square, then s जो कि समेशन एक्साइज है I from 1 to 100. Okay, so if then approximate value of this is this, ऐसा बता रखा है, probability s less than equal to 30 is this 10. कैसे करोगे इसको? CLT से अप्रोक्सीमेट कर लोगे उससे, तब यूजिंग n 100 ही है यहाँ पे, ठीक है, यू कैन अप्रोक्सीमेट इट. s है ना, s बाई तुम n भी कर सकते हो, s बाई 100 करके वो एवरेज हो गया x बार, देन यू कैन डू दैट, तो उससे अप्रोक्सीमेट कर पाओगे. हाँ CLT यूज़ कर लेना चलेगा, तो उससे आ जाएगा. x be a random variable with PDF this, तो ये तुम्हारा कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है? गामा डिस्ट्रीब्यूशन. तो एक्सपेक्टेशन 2 है, वेरिएंस 2 है, तो इसका क्या होगा? गामा पैरामीटर क्या है? लैम्डा कॉमा आर, आर कॉमा लैम्डा है ना. मीन दे रखा है, वेरिएंस दे रखा है, तो मीन वेरिएंस से तुम लाइक यू कैन फाइंड द पैरामीटर्स, है ना. गामा का जो मीन वेरिएंस है उसको यूज करके तुम्हारा वो आ जाएगा पैरामीटर्स, देन प्रोबेबिलिटी x लेस देन 1. तो ठीक है, इंटीग्रेट कर लेना, हो जाएगा ना ये. जी. तो अभी हमने थोड़ा जल्दी जल्दी निपटा दिया है. सो एक्चुअली क्या है, हमें करना क्या है कल तक, ठीक है, सबको कल तक क्या करना है, तुम्हें इसको सॉल्व करके भेजना है. मतलब अभी कुछ ही लोगों ने, 3-4 लोगों ने मैक्सिमम भेजा है 16 वाला सॉल्यूशन, तो 16 का अच्छे से करो. तुम अभी लिख के पूरा पूरा करो, डिटेल में लिखो, समझने के लिए, है ना. ये नहीं कि 3 घंटे में ही करना है, अभी तुम्हें समझना है, तो समझ के सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट समझो. 16 का सॉल्यूशन लिखो, 17 का सॉल्यूशन लिखो, फिर जो बचता है तो कल उसका हम सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे, है ना. तो कल शाम को क्लास होगी, तो कल इवनिंग में वी कैन डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ 16-17 बोथ. ठीक है जी, तो आज के लिए यहीं रुकते हैं. मैं लंच करके फिर 1 बजे क्लास लूँगा. तो ओके ठीक है, चलो बाय बाय.